भारत और चाइना की सीमा पे जो 15-16 की नाइट को हुआ वो अति दुखदायक है। हमने अपने बहुत सारे वीर जवानों की वहाँ पे आहुति दे दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक्शन था कि 62 के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमने अपने जवानों की वहाँ पे जान गंवाई और बिना किसी फाइट के, बिना कोई गोली चलाए, और हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर भी शहीद हो गए। कितने दुख की बात है कि एक कमांडिंग ऑफिसर को उसकी बटालियन के साथ पीट पीट के मारा गया, गोली एक भी नहीं चली, और हमें इतना बड़ा कैजुअल्टी फिगर आज फेस करना पड़ रहा है। ये क्या एक्शन था और क्यों हुआ, थोड़ा इसके बारे में आज बात करते हैं। इस पे चाइनीज डोमिनेट कर रहे हैं। जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था वहाँ पे शायद वो बैठे थे, तो हमारी टुकड़ी उनको वहाँ से पीछे धकेलना चाहती थी। और रात में वो क्यों गए, क्या ये दिन में नहीं हो सकता था, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, पर इसके पीछे भी शायद कोई कारण हो। पर सबसे बड़ी कि क्या उनके पास कोई भी कवर अप नहीं था, क्यों वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, क्यों इस तरह की घटना हुई और जिसमें हमने तकरीबन 30 जवान खो दिए। अब दलीलें दी जा रही हैं कि चाइना के भी इतने लोग मारे गए। जो फौजी की लाइफ है वो बैलेंस शीट नहीं है कि हम उसको दुश्मन मरे से सब बराबर करके न्यूट्रलाइज कर दें और खुशियां मनाएं। हमारा एक भी जवान शहीद होता है तो एक जो विधवा पैदा होती है, एक अनाथ बच्चा जो होता है, उसकी जिंदगी दाव पे लग जाती है कि किस तरह वो बच्चों की परवरिश होगी। ये हमें भली भांति मालूम है। पहले भी जितनी कैजुअल्टीज हैं वो भी किस हालात से आज उनके परिवार गुजर रहे हैं ये हम जानते हैं। तो इसलिए इसको फिगर्स को बैलेंस जो मीडिया में कर रहे हैं, बैलेंस शीट की तरह मत ट्रीट करिए कि उनके इतने मरे गए, इतने हमारे मर गए। अगर उनका एक मरा या 100 मरा हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारे जवान क्यों शहीद हुए, कौन जिम्मेवार था, क्यों उन्होंने वहां पे फाइट नहीं करी, इसके पीछे क्या कारण था। दूसरी बात जो मन में आती है, जब भी दो देशों के बीच में बातचीत होती है तो पहले पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे ब्रॉड गाइडलाइंस तय की जाती हैं कि किस आधार पे बात करनी है। यहाँ पे शायद वो काम उल्टा हुआ। मिलिट्री कमांडर्स किसी तरह से कोई पोजीशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल से जाके बात कर रहे थे, जो कि दोनों ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। खासकर चाइना में वो उनके मेजर जनरल किसी भी हालत में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो उनकी बातचीत हमें डे 1 से पता था कि उसका कोई नतीजा नहीं होगा, पर उस बातचीत के भरोसे कि वो पीछे हट जाएंगे ये प्रज्यूम कर लेना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाली बात थी जो हुई। और उसके बाद इस तरह चेक करने जाना कि अगर वो नहीं हटे तो हम जाके उनको बोल के आते हैं, ये भी एक नॉन टेक्टिकल बात थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। तो फौज इस टाइम क्या कर रही है ये फौज जानती है, पर देश क्या कर रहा है ये हमारे देश के नेताओं को बताना चाहिए। जैसा कि कारगिल में डेली ब्रीफिंग होती थी, अपडेट होनी चाहिए हमारा क्या प्लान है। हमने चाइना पे भरोसा किया और हर बार मार खाई, तो ये दिमाग से हमें फतूर निकाल देना चाहिए कि कोई सीबीएम है, कोई वहाँ पे ऐसा इलाका है जहाँ हम बिना हथियार के पेट्रोलिंग कर लेंगे, तो इस पे हमें नहीं जाना चाहिए। चाइना का 1% भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमने 62 में भी यकीन के कारण, हिंदी चीनी भाई भाई के कारण मार खाई थी। इस बार दोबारा हमने मार खाई है उसके कॉन्फिडेंस मेजर बिल्डिंग से और ये प्रजम्पशन से कि वो पीछे हट जाएंगे। चाइना अब पूरी तौर से उस इलाके को अपना डिक्लेयर कर रहा है। उनके ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा भारतीय हमारे इलाके में है। इट मींस जहां वो बैठे हैं उन्होंने वो इलाका अपना मान लिया है। तो इसको पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे ट्रीट कीजिए, फिर आर्मी को इस तरह भेजिए। और अगर आर्मी भेजनी है तो खुले दिल से भेजिए, खुले हथियारों के साथ भेजिए और खुली छूट दीजिए कमांडरों को, ताकि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करें। इस तरह बॉडी बैग्स में पैक होके ना आए, डंडे खा के वहां से हमारी सेना ना मरे। ये नहीं होना चाहिए। कोई प्रोफेशनल सेना इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ती है, ना ही लड़नी चाहिए। पत्थरों, डंडे और लाठियों से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई दमशम से, पूरे हथियारों के साथ और वन ऑफ द बेस्ट जो उनके पास होते हैं उससे लड़ी जाती है। तभी सेना में जोश आता है, तभी कमांडरों में जोश आता है। अगर उनके पास हथियार नहीं होंगे तो जोश भी नहीं आता है, क्योंकि जोश के साथ आपके पास कैपेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। इन बातों पे जरूर आज गौर करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। ये एक शुरुआत है एक नए तरह से चाइना को ट्रीट करने की।